अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक एवरीबॉडी। ईद मुबारक। जो आज सेलिब्रेट कर रहे हैं फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड, बहुत पाकिस्तानी हर जगह हैं दुनिया में, तो आज उनकी ईद हो रही है। ईद मुबारक टू देम। और हमारे नेबरहुड, हमारे नेबरहुड में नहीं, हमारे नेबरहुड में कल ईद हो चुकी है अफगानिस्तान में। हमारे ही मुल्क में एक हिस्से में पेशावर और गिरदोनवा केपी में सरकारी सतह पर कल रात का ईद मनाने का ऐलान किया गया। तो एवरीबडी हु इज सेलिब्रेटिंग, पता है क्या, हम ये बहस इतनी मरतबा कर चुके हैं हुमा, हम ये बहस मेरा ख्याल है इतनी मरतबा कर चुके हैं कि सर्टनली मुल्क में कोई ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए, तो इस पे क्या ही और बात करें, होना चाहिए। एक मुल्क एक ईद, इट मेक्स सेंस ना। तो जब सारे एक टाइम पे कर रहे हैं तो आप लोग भी कर लें। लेकिन क्या केपी में रमज़ान भी एक दिन पहले स्टार्ट हुआ था? रमज़ान भी एक दिन पहले, रमज़ान सबका एक साथ स्टार्ट हुआ है। सो उन्होंने अपेरेंटली 29 रोज़ों के बाद ईद मना ली और हमारे पूरे 30 रोज़े होंगे। सो ये है। फिर कराची में बोहरा बरादरी आज ईद मना रही है। सो ईद मुबारक टू देम एज वेल। और जहाँ जहाँ भी हमारे पाकिस्तानी बहन भाई, हमारे अपने बहन भाई, आपको पता है दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में, हुमा के भी, मेरे भी और आप सबके भी, आई एम श्योर कोई ना कोई होता ही है, तो उन सारों की ईद है। इसलिए मेरी बहनों आपको भी ईद मुबारक, और मेरी बहनों आपको भी ईद मुबारक। अच्छा, लेकिन हम फिर भी जरा रोशनी डालेंगे और इस पर जरूर बात करेंगे कि इसका कोई हल हो सकता है, नहीं हो सकता, क्या मैकेनिज्म हो। लाइक क्या ही बात है कि कोई सीन ही नहीं था चांद के नजर आने का साइंटिफिकली कल पाकिस्तान में। उनको जो है तो फिर उन्हें मनाने देते, सरकारी सतह पे ऐलान भी कर दिया। अपने घर में ईद मना लेते, किसी ने मना तो नहीं किया। लेकिन ये दो ईदों वाला मामला ना, वी नीड टू डिस्कस दैट, और उस पर जरा मजीद बात भी हम करेंगे। और मुल्क में 2 ईदें मनाने की अफसोसनाक रिवायत जो है इस बार भी ना टूट सकी। मरकजी रुएत हलाल कमेटी ने शवाल के चांद की कोई शहादत ना मिलने पर ईद उल फितर कल यानी 3 मई को सुनाने का ऐलान किया। एक दफा दोबारा सुन। पाकिस्तान के किसी भी मकाम से माह शवाल मुकर्रम के चांद नजर आने की कोई मुसद्दक़ा शहादत मसूल नहीं हुई। लिहाजा इत्तफ़ाक़ राय से फैसला किया गया है कि इंशाअल्लाह ईद उल फितर यकम शवालुल मुकर्रम 1443 हिजरी 3 मई 2022 बरोज़ मंगल को होगी। लेकिन हमेशा की तरह आपको पता ही है क्या हुआ। पेशावर में एक गैर सरकारी रुएत हिलाल कमेटी बैठी और उन्होंने चांद देखकर ही, नजर भी आ जाता है चांद, हाँ, चांद देखकर ही उन्होंने, आपको पता है, उठना होता है वहां से, अदरवाइज कोई चारा नहीं है। मतलब दे हैव टू साइट द मून। उनको जो ब्रीफ दी गई है, यू बेटर हैव स्पॉटेड द चांद। तो मतलब वैसे पेशावर में कितना अरसा हो गया कि आप लोगों ने पूरे 30 रोजे रखे थे केपी में? आई वांट, शुक्र है हमारे 30 हुए, मतलब मुसलसल आपको पता है 2-3 दफा से 29 ही चले आ रहे थे, तो दैट हैपेंस। खैर 130 उनके मुताबिक शहादतें मौसूल हुई, जिस पर आज सरकारी सतह पर सूबे में ईद मनाई जा रही है। बलोचिस्तान के कुछ इलाकों में भी आज ईद मनाई गई है, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में ईद के मामले में फूट पड़ गई। कायम मकाम गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा मुश्ताक गनी ने सूबाई हुकूमत के फैसले से इख्तलाफ करते हुए आज ईद ना मनाने का ऐलान किया है। आज पेशावर में उलमाए किराम ने ईद का ऐलान किया है। बकौल उनके 129 शहादतें उन्हें मौसूल हुई हैं, इसलिए उन्होंने ईद का ऐलान कर दिया। लेकिन हमारे तरफ किसी को भी ईद का चांद नज़र नहीं आया, और वैसे भी हज़ारा रिवायती तौर पे मरकज़ी रुएत हलाल कमेटी के साथ हमेशा रोज़ा भी उसी के साथ रखता है और ईद भी उसी के साथ करता है। हमने यही फैसला किया कि हम ईद करेंगे मरकज़ी रुएत हलाल कमेटी के साथ, और इंशाअल्लाह 3 मई को हम ईद उल फितर मनाएंगे। अच्छा, ये मैकेनिज्म की बात जो हम कर रहे हैं ना, ये डेफिनेटली कोई बन जाना चाहिए, बिकॉज इसके बहुत डाउन साइड्स हैं। एक तो जब पूरा मुल्क साथ ईद नहीं मनाता तो हमें कुछ ऐसे फील होता है जैसे वी आर नॉट यूनाइटेड इनफ, मतलब हमें ईद पे तो यूनाइटेड होना चाहिए। तो एक ये फीलिंग होती है। दूसरी, इट्स टू मच ऑफ एडवेंचर। आपको लास्ट ईयर याद है 11:30 बजे रात को पता चला था कि ईद है अगले दिन, मतलब कि बड़े बूढ़े तो सो चुके थे,
बड़े बूढ़े तो सो चुके थे, उनको तो सुबह जब वो सहरी के लिए जागे तो बताया जी सहरी नहीं करनी, अब ईद हो चुकी है। तो ये ड्रामा जो थोड़ा सा है या व्हाटएवर यू वांट टू कॉल इट, इसको स्ट्रीमलाइन होना पड़ेगा, होना चाहिए। आपको पता है साबिक वफाकी वज़ीर साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी साहब ने इस सिलसिले में एक कैलेंडर भी तरतीब दिया था। उस कैलेंडर के मुताबिक भी हमारी ईद कल ही बनती है और कल एक्चुअली वो कैलेंडर और हमारी जब उनसे बात भी होती थी तो खुली आंख से नजर आया। शहादतें तो वही है ना कि आपको चांद नज़र आ जाए अपनी आंख से, नंगी आंख से, लेकिन वो नज़र नहीं आया। बहुत ज़्यादा आलात भी इस्तेमाल किए गए तब भी नहीं आया। कोई अब दुनिया में कोई बहुत ही माइक्रोस्कोपिक और तोप ही चाहिए, टाइप दूरबीन टाइप लगा लेंगे आप तो वो तो फिर कहीं आपको नज़र आ जाएगा, वो तो थी नहीं लोगों के पास। सो ये कौन सी कमाल सलाहियतें हैं उन लोगों के पास जिनको चांद नज़र आ जाता है। या फिर आप कहते हैं ये कौन सी आंख है, ये कौन सी आंख है ना, इस पे तो गाना भी होना चाहिए। खैर नहीं तो इसी पे ज़रा बात कर लेते हैं। अल्लामा रागिब नईमी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। वैसे आपको पता है कि हम बात तो करने लगे हैं मेहमानों से, लेकिन इसका ये मसला जू का तो ही रहेगा फॉर द इयर्स टू कम। अच्छा अल्लामा साहब शुक्रिया आपने वक्त दिया। अल्लामा साहब बताइए, रुयत हिलाल कमेटी के ऐलान के बावजूद एक मरतबा फिर खुद साख्ता से एक कमेटी बैठती है, वो हमेशा ही चांद देख कर उठती है, तो आप लोग आपस में भी बात करते हैं कि ये मसला उलमा कराम की मदद से, उनकी सहूलत कारी से किसी तरह हल हो सकता है, तय पा सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह कल के इजलास में मुकम्मल इत्तफाक़ राय था। तमाम सूबों से नुमाइंदगान, जैसे सूबा KPK के नुमाइंदे, बलूचिस्तान के नुमाइंदे, सिंध के नुमाइंदे और इसी तरीके से पंजाब के नुमाइंदे, जितने भी यहाँ पे मेंबरान थे, तमाम ने मुत्तफ़िका तौर पर चाँद की अदम रोयत के बारे में फ़ैसला दिया और किसी एक मेंबर की तरफ से किसी भी किस्म का कोई ऑब्जेक्शन रेज़ नहीं हुआ। कुछ शहादतें जो मौसूल हुई, जब उनकी तनकीह की गई और क्रॉस क्वेश्चनिंग की गई तो वो शहादतें बोगस निकली और वो शहादतें इस दर्जे और मेयार पर नहीं थीं कि उन्हें कबूल कर लिया जाता। शेखुल हदीस हैं एहसानुल्लाह साहब, जिनका ताल्लुक़ KPK के जोनल कमेटी के साथ है। हमारे DG मुशाहिद हुसैन साहब की बराह रास्त बात KPK जोनल कमेटी के हेड के साथ हुई और उन्होंने भी इस बात को इंडोर्स किया कि KPK के अंदर उस वक्त तक किसी भी किस्म की कोई रोयत की शहादत नहीं थी। जब चारों जोनल कमेटियों की इतला मरकज़ तक पहुंची और मरकज़ ने उन तमाम आने वाली गवाहियों की तनकीद और क्रॉस क्वेश्चनिंग मुकम्मल कर ली और तमाम की मुत्तफ़िका राय यही थी कि कोई भी विटनेस इस लेवल की नहीं है कि उसको कबूल किया जाए। अच्छा अल्लामा साहब, बहुत साल पहले जब कम्युनिकेशन के ज़राए इतने तेज़ नहीं थे तब तो गालिबन यही होता था कि जहाँ चांद नज़र आ गया वहाँ ईद मना ली, लेकिन यहाँ इशू ये है कि पेशावर की कमेटी जब भी चांद देखने बैठती है तो चांद देख कर ही उठती है, जिस तरह अब्दुल्ला आप भी अभी कभी ऐसा नहीं हुआ कि चांद नजर ना आया। तो यानी उनका तो पूरा कैलेंडर जो है ना वो 29 दिनों के महीनों का ही होगा, मतलब वो उनका सेट है, वो हो ही नहीं सकता कि वो इधर से हिल जाए। तो आपकी नज़र में ये कैसे है, ये मुमकिन है? क्या हो रहा है वहाँ? जो पेशावर की कमेटी है मुफ्ती पॉपुल ज़ई साहब की सरबराही में, वो प्राइवेट कमेटी है, उसका सरकारी कमेटी से कोई ताल्लुक़ नहीं है। और ये बात जहन में रहे कि जब हुकूमत की तरफ से एक बाकायदा कमेटी कॉन्स्टिट्यूट है और बाकायदा उसकी नॉमिनेशंस हैं और उसकी TORs हैं, तो उस कमेटी और उसके TORs की रोशनी में किसी भी लेवल के ऊपर, किसी भी डिस्ट्रिक्ट के अंदर, किसी भी जोन के अंदर प्राइवेट कमेटी ना तो वर्किंग कर सकती है और ना ही किसी सरकारी सूबे को या किसी भी सूबे की हुकूमत को उस प्राइवेट कमेटी के ऐलान के ऊपर अमल करना चाहिए। पूरी कौम को यकसुई के साथ इस बात का मुतालबा करना चाहिए कि इनेक्टमेंट मुकम्मल कर ली जाए जल्द अज जल्द। रोयत हलाल के हवाले से बिल ऑलरेडी असम्बली के फ्लोर के ऊपर मौजूद है, गुज़श्ता गवर्नमेंट ने इसको इनिशिएट कर दिया है। तो मैं मौजूदा गवर्नमेंट से इस बात के हवाले से ज़रूर कहूँगा कि वो इस बिल को इंडोर्स करें, क्योंकि ये बिल मना कर देता है हर किस्म की प्राइवेट कमेटी की एक्टिविटी को
अगर हुकूमत की और जोनल कमेटियाँ वो अपनी एक्टिविटी कर रही हैं, किसी भी किस्म की प्राइवेट कमेटी की कोई गुंजाइश नहीं है। और अगर कहीं पर कोई ऐलान करता है, गलत शहादत देता है, तो बाकायदा तौर पे इनेक्टमेंट के अंदर उनके लिए सज़ाएँ मुकर्रर की गई हैं। अल्लामा साहब, वैसे आपकी नज़र में कोई मसले का हल है, या इसे मसला भी कहा जाए तो सही है? बात तो ये है कि मरकज़ के फ़ैसले से डाइवर्ट कौन करता है? आप उस शख्स को, उन अफराद को पकड़िए जो मरकज़ के फ़ैसले से डाइवर्ट करते हैं। पंजाब ने, सिंध ने, बलूचिस्तान ने कहीं पर कोई डाइवर्ट नहीं किया मरकज़ के फ़ैसले से, लेकिन सिर्फ पेशावर में ही एक कमेटी मरकज़ के फ़ैसले से डाइवर्ट कर रही है। तो फिर आप देखिए कि कहाँ पे मामला ख़राब हो रहा है और किन लोगों को कटहरे में लाने की ज़रूरत है और किन के ऊपर पाबंदी करने की ज़रूरत है। ये कतन कोई जस्टिफिकेशन नहीं है कि हम 190 साल से चाँद की रोयत कर रहे हैं। हाँ ठीक है, अंग्रेज़ के दौर में तुम्हारी चाँद की रोयत काबिल कबूल हो सकती थी, लेकिन अब जब रियासत पाकिस्तान महाराज से वजूद में आ चुकी है तो रियासत को और रियासत के बनाए हुए अदारों को मुकम्मल तौर पर इख्तियार होना चाहिए। और इस कमेटी को कज़ा के तौर के ऊपर लिया जाता है कि इसके चेयरमैन का जो फ़ैसला है वो एक काजी और जज के फ़ैसले के तौर पे नाफिज होगा। और ये बात जहन में रहे कि अगर कज़ान कोई फ़ैसला गलत अनाउंस हो जाता है तो उसका बार आमत उन्नास के ऊपर कतन नहीं पड़ता। बहुत शुक्रिया आपका अल्लामा साहब। मेरे जहन में अचानक से सवाल आया कि 190 साल में, या जब से पाकिस्तान एटलीस्ट, या जब से हमने होश संभाला है, कभी इनके 30 रोज़े हुए भी हैं पोपल सही साहब के? और खुदा से बड़ा डरने की ज़रूरत है इन मामलात में, क्योंकि अगर तो वाकई ये शहादतें कमज़ोर थीं तो आप लोग पूरे मुल्क का या अपने सूबे का या हज़ारों लाखों करोड़ों लोगों का एक रोज़ा मुबैना तौर पर खा गए। 130 शहादतें थी, कोई थोड़ी बहुत नहीं थी, मतलब ये बहुत ज़्यादा शहादतें हैं, तो फिर मानी ली होंगी। मतलब सारी दुनिया की टेक्नोलॉजी कह रही है कि आप दूरबीन से भी नहीं देख सकते पाकिस्तान और इसके गिरदोनवा में चांद। इनको नज़र आ रहा है। चले एनीवे आगे चले। कहीं जिससे मोहब्बत करते हैं उनकी झलक तो नहीं नजर आ जाती है और उनको लगता है कि चांद नजर आ गया। बड़ी शायराना, मतलब आपकी तो लगता है ईद, आपकी भी ईद आज हो गई है, क्योंकि बड़ी कुछ इसके हवाले से कुछ शेर कहना चाहते हैं अपने गाने के दो बोल। क्या लेगा, आपको पता है ना चांद हमारी वो रुमानवी एसोसिएशन भी है चांद से। ऑफ कोर्स, हमें बहुत से लोग तो हाँ कह रहे हैं कि आप कह रही हैं कि आपको चांद कहते हैं लोग? वो लोगों को कराची में चांद नजर आ रहे हैं इन दैट केस। अच्छा, मुझे तो हमेशा 14 तबक की रोशन होते हैं। वो तो आपके होते ही हैं। अच्छा आगे बताएं, कहाँ ईद हुई? अच्छा जी जनाब, आपको कुछ रूह परवर मनाज़िर दिखाएंगे मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, जहां आज नमाज ईद के बड़े इज्तिमात हुए और 2 साल बाद लिटरली ये खचा खच जो मंजर हमेशा होता था ना, हाँ, फुल कैपेसिटी पे वो 2 साल का आपको पता है कि कोविड ब्रेक भरे में हर चीज़ को ही लगा, तो लिहाजा इधर भी लग गया, लेकिन अब वो सारे जो है रिस्ट्रिक्शंस उठ गई हैं, व्हाटएवर यू वांट टू कॉल इट, वो सब उठ चुका है और हर चीज़ जो है वो नॉर्मल हो गई है। सो शाह सलमान और वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने नमाज ईद मस्जिदुल हराम यानी मक्का में अदा की और मुत्तहिदा अरब अमारात समेत खलीजी रियासतों में ईद उल फितर भी आज मनाई गई। बिल्कुल, अबू धाबी और दुबई की मसाजिद और ईदगाहों में भी नमाज ईद के इज्तिमात जो हैं आज हुए हैं। मकबूजा बैतुल मुक़द्दस में बड़ी तादाद में फ़लस्तीनियों ने मस्जिदुल अक्सा में नमाज ईद अदा की और तवील अरसे बाद बरतानिया में एक साथ ईद पर मुस्लिम कम्युनिटी जो है वो बहुत ही खुश हुई। बहुत से आपको डिफरेंट जगहों के मनाजिर दिखा रहे हैं। अमेरिका और कनाडा में भी आज ईद मनाई जा रही है और जिस तरह हम कह रहे थे कि हमारी बहनों के भी मतलब जो मैसेजेस आ रहे हैं, और वो एक्चुअली आज हमारे तो चलो आखिरी रोज़ा है, लेकिन वो ईद की फीलिंग स्टार्ट हो चुकी है, बिकॉज आपकी आधी फैमिली ईद मना रही होती है और आधी तैयारी कर रही होती है और घर में लास्ट मिनट एरेंड्स जो होते हैं ना, भाई ये कुछ रह गया है ग्रोसरी का सामान, तो कुछ यूजुअली कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं जो रह जाती हैं, हाँ, लास्ट मिनट चीजें आप जितना भी पानी की बोतलें खत्म होने वाली होती हैं, फिर वो मेहमानों के हिसाब से खाना पीना हो भी जाए ना, अगर आपको लगे कि आप वहाँ सेटल हो चुके हैं तो फिर घर की सजावट में कोई लास्ट मिनट चीज अच्छा, पता है क्या, फूल लगा लिए जाए। घर की सजावट का ना बाहर बहुत ज्यादा ट्रेंड है, मतलब हमारे रिश्तेदार जो अमेरिका, कनाडा, दुबई वगैरह में रहते हैं, वहाँ पे बाकायदा इतनी चीजें मिलती हैं ईद रिलेटेड डेकोरेटिव आइटम्स। जिस तरह क्रिसमस पे क्रिश्चियन बिरादरी घर सजाती है ना, अब ईद पे उस तरह से घर सजाने का ट्रेंड जिसमें ईद से रिलेटेड चीजें हैं, वो स्टिकर्स हैं, कार्ड्स हैं, छोटे लैंप्स हैं, सो वो हमारे यहाँ अभी तक वो ट्रेंड ऐसा आया नहीं है। लेट अस नॉट फॉरगेट अबाउट बच्चियों की, लड़कियों की मेहंदी। तो मेहंदी बहुत इंपॉर्टेंट है और अब मुझे ये पता चल रहा है कि मेहंदी आप मतलब हमारी पाकिस्तानी बच्चियाँ कनाडा में हो,
अमेरिका में हो, दुबई में हो, पाकिस्तान में हो, मेहंदी लगवानी बहुत मुझे बताएं वैसे आजकल ये मेहंदी कैसी आ रही है? ये मेहंदी कैसे आ रही है कि आपको लगता है कि केमिकल मिला हुआ है? वो कहीं ऐसा हाथ भी कहीं रखा जा रहा है ना, मेरे घर में सबने लगवा लिया मेहंदी। तो आपके घर में हर जगह छापे तो वो ऐसा वो छापे हैं भाई, मैं अपने आप को मोजे उतार के दिखा, जमीन पे कहीं पैरों पे भी लगी हुई है, पता नहीं कहाँ से, हमारे कहाँ से लग गई भाई। वो झड़ रही है और वो जहाँ लग रही झड़ रही है वो अपना रंग छोड़ रही है और अजीब ये मेहंदी है। मतलब हाथ धोते हैं तो मैंने देखा ये हाथ धोए तो वो ऑरेंज पानी बह रहा है, तो ये कैसी मेहंदी है? केमिकल्स ही है ये मेहंदी, क्या है वैसे? ओके, सो टेल अस अबाउट योर मेहंदी चैलेंजेस, बिकॉज हमने तो काफी आपको गिनवाई दी हैं और लेट अस नो हाउ इट इज गोइंग फॉर यू। ब्रेक के बाद मिलते हैं। अच्छा जी, महंगाई की तो हम बात करेंगे, बिजली की भी बात करेंगे, लेकिन लिटरली मुर्गी की कीमतें आप उठा के देख लें, लीमू आप देख लें, हर चीज़ को क्या आग लगी है। जो रमज़ान के शुरुआत से मामला ये शुरू हुआ है, अब ईद पे तो हद ही हो गई है, मतलब आप कुछ भी नहीं खरीद पा रहे। जस्ट लीमू की अगर बात करें तो 1000 रुपए, 500 रुपए फी किलो मुर्गी का गोश्त। खैर इस पे और ये चीजें हमारी अपनी लोकल यहीं हो रही हैं। वजीर आजम साहब को कोई नोटिस लेना चाहिए और देखना चाहिए कि भाई ये मुश्किलात कम होने का नाम नहीं ले रही, इनफैक्ट उल्टा बढ़ रही हैं और गर्मी भी बढ़ रही है साथ साथ। और ख़बर खैर गर्मी के हवाले से बेहतर ये है कि लोड शेडिंग पर काफ़ी हद तक काबू पा लिया गया है। ऑल्दो इंडस्ट्रीज़ वगैरह भी बंद हैं तो वहाँ से भी एक बहुत बड़ा रिलीफ मिला है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 1 मई तक लोड शेडिंग ख़त्म करने की हिदायत की थी। कल से हुकूमत का दावा है कि सिस्टम में 2500 मेगावाट की इजाफी बिजली शामिल कर ली गई है, जिससे लोड शेडिंग पर काबू पा लिया गया है। बकौल हुकूमत पिछली हुकूमत की नालायकी और नाअहली की वजह से बिजली पैदावार की 27 जो यूनिट्स हैं वो मुख्तलिफ वजूहात की वजह से बंद ही पड़े थे और अब इसमें 20 यूनिट बहाल कर दिए गए। बिल्कुल वो कर दिए गए हैं और कैपेसिटी जो है वो ऑब्वियसली बढ़ गई है। हुकूमत ने ईद की छुट्टियों में भी आवाम को 24 घंटे बिजली की सप्लाई बहाल रखने की यकीन दहानी कराई है और अभी इंतहाई गर्मी के महीने आने वाले हैं। कैन यू इमेजिन, मतलब अभी जो हम ये सारी बातें कर रहे हैं कि ये हमारी पीक गर्मी नहीं आई और तब ये हाल है, तो लिहाजा अभी आने वाले हैं जिसमें बिजली की खपत और डिमांड जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी और बाज़ इलाकों से अभी भी लोड शेडिंग की शिकायत जो है वो मिल रही हैं। ताहम शहरी इलाकों में हालात जो हैं वो काफ़ी बेहतर हो चुके हैं और हुकूमत ने LNG के जो हैं क्या कहते हैं सौदे तो कर लिए हैं, जाहिर है जिनकी कॉस्ट काफ़ी बढ़ चुकी होगी। अब बिजली इस वक्त भी बहुत महंगी है, हुकूमत की कोशिश होनी चाहिए कि ये बोझ आवाम पर ज़्यादा मुंतकिल ना हो लेकिन बिजली आती भी रहे। तो वैसे हम आप लोगों को यहाँ भी इनवाइट भी करेंगे कि अगर आपको लगता है कि आपकी कोई बेहतरी नहीं आई बिजली में प्लीज हमें जियो पाकिस्तान टीवी पे लिख के बताइए, क्योंकि ये कहा गया है और हमने जो 2-4 लोगों से जो हमने पता किया है तो बेहतरी आई है, बट अगर नहीं तो प्लीज़ ठीक है जी। वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया खुर्रम साहब, आपने वक्त दिया। खुर्रम साहब बताइएगा, जिस तरह लोड शेडिंग का गुज़श्ता 1-1.5 हफ्ते में सामना करना पड़ा, एक तो बला की गर्मी और उसके बाद ये सूरत हाल मतलब तवक्को नहीं थी, तो क्या वजूहात सामने आई हैं अब तक इस बहरान की जो हालिया 10-12-15 दिनों में इस कौम ने झेला है? बिजली ना होने की असल वजह ईंधन की अदम फराहमी है। जो ये अज़ाब इमरानी हम पर मुसल्लत था, ये उसकी एक अवाम के लिए तकलीफ दे सूरत है। दिसंबर 2000 अब 4 माह हो गए हैं, 5वां महीना शुरू हो जाएगा। मुस्तकिल तौर पे पिछली हुकूमत ने जो फ्यूल सप्लाईज चाहिए थी और 3 किस्म की हैं, इसमें RLNG है, इसमें फर्नेस ऑयल है और तीसरा उसमें कोयला है। इन तीनों की जो सप्लाईज थी वो खरीदना बंद कर दी थी उनकी अपनी वजूहात की बुनियाद पे, जिसकी वजह से आज बिजली बनाने की सलाहियत की कोई कमी नहीं है, वो वाफर मिकदार में मौजूद है। अगर जैसे ही ये 3 किस्म के ईंधन सप्लाई होना शुरू हो जाएंगे तो ये बिजली की जो कमी है ये पूरी तरह से दूर हो जाएगी। तो हमने इसका प्लान तैयार कर लिया है। हम उम्मीद कर रहे हैं कि RLNG का एक जो नया स्लॉट है वो हमें मिलेगा, उससे बेहतरी आएगी और फिर फौरी तौर पे पूरा प्लान तैयार हो गया है।
अच्छा, ये भी बताइएगा कि फौरी LNG ख़रीदी जा रही है, ये पता चला है, तो दीगर इंतजामात भी हंगामी बुनियादों पर हो रहे हैं। फिर फ्यूल एडजस्टमेंट के नाम पर ये बोझ आवाम पर मुंतकिल तो नहीं हो जाएगा? इसका बड़ा खौफ है, क्योंकि आवाम जो है पहले ही महंगी बिजली से बहुत परेशान है, तो अब ये भी लोड उन पर ना डाल दिया जाए। जी नहीं, हमारी पूरी इस वक्त तनदही से कोशिश है कि इससे पहले कि अवाम से कोई कुर्बानी मांगी जाए, हुकूमत अपने गैर तरक्याती अखराजात को कम करे। इस पर मोहम्मद शहबाज शरीफ की क़यादत में बहुत काम हो रहा है इस वक्त भी। और इस वक्त चूंकि एक एमरजेंसी की सूरत हाल है, तो अभी हमने LNG भी इस वक्त खरीद ली है वजारत पेट्रोलियम ने, जो हमें वो गालिबन 7 या 8 मई के बाद से आना शुरू होगी, जो बड़ी बल्क में आनी है। तो उसकी हमने तैयारी कर ली है। कोशिश यही है कि पाकिस्तान के अवाम पर कम से कम बोझ डाला जाए, ताकि पाकिस्तान की मुईशत आगे चले और लोगों को बेहतरी का एहसास हो। अच्छा खुर्रम साहब, लास्टली बता दें, बिजली आती रहे और अभी ईद की छुट्टियों के बाद भी आती रहे, इसका कोई प्लान है? क्योंकि अभी तो इंडस्ट्रीज़ वगैरह, फैक्ट्रीज़ वगैरह बंद है, तो वहाँ से बड़ा रिलीफ मिला है आप लोगों को और सर्टनली सप्लाई बेहतर हुई है, लेकिन उसके बाद ये सिलसिला जारी रहे। व्हाट हैव यू प्लान्ड फॉर इट? जी, लॉन्ग टर्म प्लान ये हम पहले भी मुस्लिम लीग नून की जो हुकूमत थी 2013 से 18, हम ये काम पूरी तरह कर चुके हैं, तजर्बाकार हैं। और आपके नाजरीन को मैं याद करा दूं कि अल्लाह ताला के करम से जब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने अपनी मुद्दत मुकम्मल की थी 31 मई 2018 को, तो उस वक्त मुल्क में 0 लोड शेडिंग थी। तो हम 0 लोड शेडिंग ही हमारा नस्ब-ओ-लैन है, जो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इसका तयन किया है। और ये जो वसील बुनियाद हुकूमत है, हम सब मिलकर तमाम वजारतों का ताउन हमें हासिल है। तो इंशाल्लाह जो सप्लाई डिमांड के इस वक्त अदम तवाज़ुन है और जो इस वक्त ईंधन की कमी है, उसे दूर करके इंशाल्लाह इसी मौसम गर्मा में सारफीन को नजर आएगा कि बिजली की सूरत हाल अल्लाह ताला के करम से दुरुस्त हो गई। बहुत शुक्रिया आपका खुर्रम दस्तगीर खान साहब। अच्छा जी, ब्रेक ले लिए, ये वादे हो गए हैं, तो ये वादे किए जा रहे हैं कि बिजली भी सब कुछ ठीक हो जाएगा, निज़ाम और उसकी इजाफी चार्जेस भी आवाम को नहीं देने पड़ेंगे, तो ये याद रखें। और मुझे क्योंकि अगर ऐसा ना हुआ ना, आप ये बोलती रहे, मुझे ब्रेक लेनी है क्योंकि मुझे आज रोज़ा लग रहा है। और आखिरी रोज़ा क्यों ज़्यादा लगता है? बिल्कुल भी नहीं लगता, अहमी रोज़ा लग रहा है। अभी तो हमने कोई खाने पीने की बातें भी नहीं की, अभी वो करेंगे तो क्या होगा। इसके बाद खाने पीने की बातें करते हैं, ठीक है? ब्रेक। वेलकम बैक। अच्छा, हमारे साबिक वज़ीर आज़म में देख रहे हो गुज़श्ता आधे पौने घंटे से मुसलसल बाइडन साहब को मुखातिब करके इनडायरेक्टली ट्वीट्स किए जा रहे हैं। बड़ी डायरेक्टली ट्वीट्स कर रहे हैं, बाइडन का नाम लेके कर रहे हैं। वो भी सोच रहे होंगे कि यार ये क्या हो रहा है मेरे साथ। अच्छा, किसी ने उसको बड़ा अच्छा एक उसकी इंटरप्रिटेशन की है कि बेसिकली जस्ट कॉल मी, ये कहने का मतलब था, क्योंकि तकलीफ वो है ना कि वो कॉल नहीं हुई। बट एनीवे, बिल्कुल कोई और बात नहीं करेंगे और हमने चैरिटीज़ की बात करनी है। आज आखिरी दिन हमें मिल ही गया है एक और रमज़ान का, तो वाई नॉट टॉक अबाउट इट। अच्छा, बाय द वे फितराना का एक ट्वीट आया हुआ था, बता दें आप लोगों को। वैसे आई एम श्योर आपने पता कर लिया होगा। आप अपनी इस्तिताअत के मुताबिक जितना आप अफोर्ड कर सकते हैं उतना दे सकते हैं, लेकिन हिसाब आपको रखना है पर पर्सन। किशमिश 3.5 किलो के हिसाब से आपने देना है चैरिटी। फितराना खजूर भी 3.5 किलो, जौ भी 3.5 किलो, गंदम 2.25 किलो। दोज हु कैन नॉट अफोर्ड, और जो बिल्कुल ही गरीब और मुतवसत तबका, जो जिनके लिए लिटरली रोज़ाना का गुजर बसर करना भी मुश्किल है, उनको भी फितराना देना है। अच्छा जी, हाँ, बहुत अच्छा आपने इन्फॉर्मेशन दे दी। साथ ही हम जो चैरिटीज़ की बात कर रहे हैं, कोशिश हमारी ऑफ कोर्स वो होती है कि जो सबसे अच्छा, सबसे ज़्यादा काम कर रहे हैं वहीं आप अपनी डोनेशंस दें, ज़कात दें, ताकि आपको भी पता हो कि आपका पैसा जो है वो कहाँ जा रहा है और कितनी अच्छी जगह लग रहा है। तो आज जो होप्स के बारे में आज हम बता रहे हैं, और ये तंजीम कराची मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज के तलबा और यहाँ से तालीम पाने वाले डॉक्टर्स ने 1995 में कायम की थी, जिसका मकसद है मरीजों का मुफ्त इलाज। और होप्स की सदर हैं फातिमा अहमद, वो हमारे साथ हैं। फातिमा अहमद, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया है। ज़बरदस्त आप लोग सारे मिलके काम कर रहे हैं। तो पहले तो ये बता दें कि होप्स जो है वो अब तक क्या सहूलियात लोगों तक पहुंचा रहा है, और इस सिलसिले में अब तक कितने स्टूडेंट्स जो हैं वो शरीक हैं। होप्स एक NGO है जिसका मुखफ़फ़ हेल्प ऑफ पेशेंट्स इन एक्सीजेंसी बाय स्टूडेंट्स है।
जिसके तहत हमारी 3 फार्मेसीज़ इस वक्त कायम हैं, जिसमें एक अब्बास शहीद हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में है, इसके अलावा एक KIHT में है और इसके अलावा डेंटल KMDC की OPD में है। इसके अलावा हमारी डायग्नोस्टिक्स लैब भी है और अलॉन्ग विद दैट वी आर रनिंग अ ड्रग बैंक ऑल्सो नोन एज रूम 41। इसके ज़रिए हम लोग नीडी पेशेंट्स को केटर करते हैं जो कि अब्बासी शहीद हॉस्पिटल में दाखिल होते हैं, और इसके अलावा जो बहुत महंगी अद्वियात और लैब टेस्ट का ख़र्चा बर्दाश्त नहीं कर सकती है, उनके इलाज मुआवजे का ख़र्चा भी होप्स बर्दाश्त कर रहा है। इसमें जो वॉलंटियर्स हैं वो कराची में फंडिंग की ज़रूरत होती है आपको इस काम के लिए? दरअसल जो हमारी जो फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विसेज हैं, इसके लिए हम डिफरेंट कैंपेन्स रन करते हैं थ्रू आउट द ईयर, जिसमें हमारी एक ऑनगोइंग कैंपेन है जिसका नाम है ज़कात कैंपेन। ज़कात कैंपेन के तहत हम डिफरेंट लोगों को अप्रोच करते हैं, जिसमें हमारे कुछ एलुमनाई डॉक्टर्स हैं, KMDC में तलबा हैं, इसके अलावा अब्बासी शहीद हॉस्पिटल के कुछ डॉक्टर्स हैं। इनके तहत हम फ़ंड रेजिंग एक्टिविटीज़ करते हैं, ज़कात और डोनेशन इकट्ठा करते हैं। इसके अलावा सालाना तौर पर हमारा एक इवेंट का इनकाद किया जाता है जिसको होप्स हेल्थ एक्सपो का नाम दिया जाता है, उसके तहत भी फ़ंड रेजिंग की जाती है। और इसमें हमारे डेली डिस्पेंस जो ड्रग बैंक से किया जाता है उसकी तकरीबन जो पैसे हैं वो 2 लाख रुपए रोज़ाना के हैं, जो कि महीने के 60 लाख रुपए हैं, जिसका तमाम जो फंडिंग कर रहे हैं आप लोग। और होप्स को आप दिल खोल कर बहुत बहुत शुक्रिया फॉर बीइंग विद अस टुडे एंड वन मोर चैरिटी आप लोगों के लिए होप्स। हम आपको अगले वीडियो में मिलेंगे आफ्टर दिस ब्रेक। अच्छा जी, अभी तो चैलेंजेस क्या ही हुए शुरू, अभी तो होंगे शुरू। रमज़ान मुबारक के पूरे महीने में सियासी बोलचाल आपको पता ही है रहा, जिसके बाद ईद के बाद इस पर मजीद प्रॉबेबली इजाफा हो सकता है, और मई के आखिरी अखरे में, आखिरी अशरे में तो नहीं लेकिन अशरा भी चल रहा है ना रमजान। मैं बताती हूँ आखिरी हफ्ते में, मई के आखिरी हफ्ते में लॉन्ग मार्च की कॉल भी दे रखी है। और आज बल्कि भले आज का ही सुन ले, बात की बात बाद में होगी कि आज चांद रात के मौके पर भी खान साहब ने कारकुनान से सड़कों पर निकलने की अपील कर रखी है। अब सड़कों पे तो पूरा मुल्क ही निकल रहा है, आपने क्या अपील एग्जैक्टली की है प्लीज वो भी बता दें कि उन्होंने निकल के करना क्या है। वो कह रहे झंडे भी हमारे लेके निकले, ये बता रहे हैं लोगों को। अच्छा जी, इसके अलावा अवामी राब्ता मुहिम के सिलसिले में PTI जो है वो मुख्तलिफ शहरों में जलसे करेगी, और दूसरी तरफ हुकूमत ने इमरान खान समेत दीगर PTI रहनुमाओं के खिलाफ पर्चे कटवा कर अपने इरादे जो हैं वो भी बड़ी अच्छी तरह जाहिर कर दी। ऑल्दो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से रिलीफ मिल गया, छुट्टी वाले दिन आई होप सेटिस्फाइड होंगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडरान, क्योंकि वो इसी हाई कोर्ट पर बड़े तुंदो तेज अंदाज में शदीद जुमलेबाजी भी करते थे। वजीर दाखिला साहब क्या कहते हैं वो भी सुनिए। हम अपनी भरपूर कोशिश करेंगे और पूरी कौम भी जो है इसमें हमारा साथ देगी कि इसका जो ये इवल डिज़ाइन है इसको हर तरह से जो है वो रोका जाए। अच्छा जी, यही नहीं है, मुस्लिम लीग नून भी ईद के बाद सियासी सरगर्मियाँ तेज़ करने का ऐलान कर चुकी है। मरियम नवाज़ की क़यादत में मुख्तलिफ शहरों में जल्द से जुलूस निकाले जाएंगे, अवामी राब्ता मुहिम को तेज़ किया जाएगा, साथ ही साथ नए केसेस भी बनेंगे साबिका हुकूमत के ख़िलाफ़, जो मज़ीद इस एहतजाज को ईंधन भी फराहम कर सकते हैं। हुकूमत को चाहिए कि मामलात वैसे ज़रा ठंडे रखें और हालात को मज़ीद बिगड़ने ना दें, क्योंकि अमन व अमान का मसला हुआ तो ज़िम्मेदार हुकूमत ही होगी। वफाकी वज़ीर मियाँ जावेद लतीफ़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जावेद साहब, अब ईद के बाद इमरान खान साहब ने तो ऐलान कर रखा है, आप सर्टनली माने या ना माने, ये उनका जमहूरी हक है, वो 20 लाख लोग लाएं, 30 लाख लोग लाएं, वो धरना देना चाहते हैं, 100 दफ़ा दें, आप लोगों ने रोक तो नहीं सकते। तो आपका वैसे क्या प्लान है, किस तरह चीज़ें मैनेज करेंगे सियासी तौर पर आफ्टर ईद? नहीं, जहाँ तक तल्लक है उसके एहतजाजी प्रोग्राम का, तो उसको किसी तौर पर भी रोका नहीं जाएगा। और जहाँ तक आपका ये कहना है कि हम माने या ना माने, हम क्यों नहीं मानते, हम खुद जलसे जुलूस करते रहे, बिल्कुल उसको हक़ है, मगर ये ज़रूर हम पब्लिक को बताएंगे। और 6 तारीख़ को, 6 मई को हम अटक में पहला अवामी राब्ता मुहिम के सिलसिले में जलसा कर रहे हैं, जिसको हेड करेंगी मरियम नवाज़ शरीफ। हम पब्लिक को ज़रूर बताएंगे कि साजिश है क्या, ये साजिश कर रहा है या इसके साथ साजिश हुई है। हम ये ज़रूर बताएंगे कि 4 सालों में इसने अवाम के साथ क्या साजिश की। हाँ, ये भी हम ज़रूर बताएंगे कि गैर मुल्की क़ुव्वतें क्या इमरान ख़ान को साजिश के, अपनी साजिश के लिए मोहरे के तौर पर इस्तेमाल कर रही हैं। एक अमरानी फितना जो जन्म ले रहा है, उसका फ़ायदा मुल्क दुश्मन कुव्वतों को होगा या मुहिब्बे वतन लोगों को होगा, ये ज़रूर बताएंगे। मगर
किसी तौर पर भी रियासती अदारों का इसको रोकने के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे। जावेद लतीफ़ साहब, आप खुद सियासी विक्टिमाइजेशन का शिकार रहे हैं और हुकूमत में आने के बाद आपने इसी रवायत को आगे बढ़ा दिया, तो मजहबी बुनियादों पर सियासी मुकदमात कायम होते रहेंगे तो फ़ायदा किसका होगा? ऐसा क्यों हो रहा है? हमारे मजहबी अकीदे से खेलना ये 22 करोड़ आवाम का मसला नहीं है, ये पूरी दुनिया के मुसलमान जो हैं ये उनका इशू बन चुका है। मैं फिर भी ये कहूँगा कि ये इनफरादी तौर पर जो FIR इस हवाले से हो रही हैं, मैं चीफ़ एग्जेक्टिव जो हैं, प्राइम मिनिस्टर जो हैं शहबाज शरीफ साहब, मैं ज़ाती तौर पर उनसे रिक्वेस्ट करूँगा, और ये रिक्वेस्ट इसलिए कर रहा हूँ, अगर एक जमात की हुकूमत होती तो मैं जमात के अंदर ये बात करता, क्योंकि ये तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस की नुमाइंदा एक कौमी हुकूमत है। तो मैं सब की तरफ से, अवाम की तरफ से ये एक दरख्वास्त कर रहा हूँ कि तमाम आलमे दीन को, तमाम मुफ्ती इकराम को एक जगह बिठा के हर मकातबे फ़िक्र के, तो कंसेंसस से स्टेट को इस अमरानी फितने को यहीं रोकने के लिए अमल काम करना पड़ेगा। बहुत ज़रूरी भी है ये। अच्छा चलें, अब आगे आपसे ये भी पूछ रहे हैं कि आपका एक और वादा आपको चलें याद दिला देते हैं। अब्दुल्ला, आप ठीक हैं? हाँ, मैं ठीक हूँ। मतलब फितना नहीं कहना चाहिए वैसे जावेद साहब, मतलब हम ज़रा सियासी मामलात को बेहतर करने की उम्मीद कर सकते हैं अगर दूसरी तरफ से, और आपकी तरफ से भी और उस तरफ से भी। माशाल्लाह इस आग पर अगर ईंधन डले चला जाएगा तो फिर कैसे? बिल्कुल, और ये जिक्र जावेद लतीफ़ साहब हमने पहले भी किया है कि कुछ वर्ड्स जो है ना हमें निकाल देने चाहिए अपने डिस्कोर्स में से। खैर, ईद के कितने अरसे के बाद आएंगे मियाँ साहब, और आते ही क्या प्लान क्या है? आते ही क्या क्या ऑप्शंस हैं उनके पास जो अवेल की जा सकती है? क्योंकि ये उनकी खबर होती है आपके पास। नवाज शरीफ इंशाअल्लाह इस पाकिस्तानी कौम के दुखों के मुदावे के लिए पाकिस्तान आ रहे हैं, और आए बग़ैर ना उनका कोई उनको तस्कीन है और ना पाकिस्तानी अवाम को उनको दूर देखते हुए कोई उम्मीद है अपने दुखों के मुदावे की यकीन से। मगर ये ज़रूर कहता जाऊँ कि हमने पहले भी आइन कानून की बालादस्ती की जो जद्दोजहद शुरू की थी, भले हमें साकिब निसार और इमरानी बयानिया की जो है नज़र हम हो गए, मगर हम फिर भी कानून का, आइन का सामना करेंगे और आइन कानून हमें रास्ता देगा। चले जी, आपने कहा आइन और कानून के मुताबिक जो भी चीज़ें उन्हें फेस करना पड़ी वो करेंगे। बहुत शुक्रिया जावेद साहब। लेट्स सी कब आते हैं मियाँ साहब की सेहत में, कब बेहतरी आती है। अच्छा जी, मूविंग ऑन, और थोड़ा सा ज़रा वैसे हम वो वाली बात कर लें, अमरीकी साजिश वाली, जो कि है नहीं असल में साजिश। अच्छा चलें उसके बाद बात करेंगे। करने देना बात, मतलब थोड़ी सी हमने कब से टॉप स्टोरी दी हुई है तो बताया है नहीं कि रिजवान, हम सबके दिल अजीज रिजवान। इंग्लिश काउंटी चैंपियनशिप में जी पाकिस्तानी बैटर मोहम्मद रिजवान बैटिंग और विकेट कीपिंग में तो अपना किरदार खूब निभा रहे हैं, लेकिन कीपिंग नहीं की तो निहायत ही शानदार कैच लेकर खूब जो है वो दाद हासिल कर रहे हैं। इसी पर इक्तफा नहीं किया हुमायूं ने। साथ में ये कैच तो देखें आप पहले, वही दिखा रही हूँ। ब्यूटीफुल मैन। आपने क्या किया? साथ ही साथ जब वो बॉलिंग करने के लिए उतरे तो उन्होंने वहां भी अपने जौहर दिखा दिए और 2 ओवर्स करवाए, 5 रन दिए और कोई विकेट तो नहीं ले सके, लेकिन साबित कर दिया कि वो ऑलराउंडर हैं। रिजवान की इस कारकर्दगी पर कौमी टीम के फास्ट बॉलर हैं, सुपरस्टार हैं शाहीन शाह अफरीदी, उन्होंने ट्वीट करके कहा कि रिजवान भाई अब हम क्या रिटायरमेंट ले लें? मतलब जब आप सब भी कर लेंगे, क्या कर रहे हैं, हमारे लिए कुछ तो छोड़ दें यार। नो, आई मीन लाइक यू नीड टू लर्न फ्रॉम हिम, क्योंकि वो जो करते हैं ना, रिजवान की एक और ज़बरदस्त बात है जिस पे हम बहुत बार बात कर चुके हैं, उनका अपना टेम्परामेंट, उनका अपना डिमीनर, उनका अपना जो मूड होता है ना, वो भी बड़ा ज़बरदस्त होता है। मतलब ना वो खुद टेंशन लेते हैं और ना किसी को टेंशन वो देते हैं, तो वो भी सीखने वाली बात है फॉर द रेस्ट ऑफ आवर। अच्छा जी, अभी हमने एक बात करनी है, और सुबह से बास टीवी चैनल्स और सोशल मीडिया पर एक अमरीकी तज्जियाकार का जो फॉक्स न्यूज़ के साथ एसोसिएटेड हैं, जिसकी वैसे ही रेपुटेशन बहुत अच्छी नहीं है, खैर हम उस रेपुटेशन भी नहीं जाते, एक तज्जियाकार के मौक़िफ़ को रियासत
के मौक़िफ़ के तौर पर पेश करके एक झूठा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। चूँकि अब झूठ इतना कॉन्फिडेंटली बोला जाता है तो हम लोगों का सच को बावर कराना बड़ा ज़रूरी भी हो जाता है, वरना आपको पता है कि हम इस तरह बातें करते नहीं थे। लेकिन चूंकि अब एक तरफ से इतना शदीद ढिठाई के साथ झूठ बोला जा रहा है, तो हम आपको बताना चाहते हैं कि डॉक्टर रेबेका ग्रांड एक फॉक्स न्यूज़ के साथ एसोसिएटेड अमरीकी तज्जियाकार हैं, सहाफ़ी कह लें, एनालिस्ट कह लें, तज्जियाकार हैं। उन्होंने अपने तज्जिये में एक बात की जिसको इमरान खान समेत उनकी तमाम पार्टी रियासत अमेरिका के मौक़िफ़ के तौर पर पेश करके ये बात फैला रही है। थाउजेंड्स ऑफ रीट्वीट्स हो चुके हैं, कुछ टीवी चैनल्स इस बात को चला चुके हैं। खान साहब ने खुद ट्वीट में लिखा है कि अगर किसी को डाउट्स थे कि यूएस रिजीम चेंज की कॉन्स्पिरेसी थी तो अब क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि उन्होंने साथ वो क्लिप लगा दिया रेबेका ग्रांट का। बात यह है कि रेबेका ग्रांट जो है कोई सियासी शख्सियत नहीं है, कभी नहीं रही, वो कभी रही भी नहीं है, वो एक तज्जियाकार है, उनका एक ओपिनियन है जो लिया गया और उन्होंने अपना ओपिनियन दे दिया। मतलब अगर खान साहब यही बात हो तो यहाँ कोई 100 के हिसाब से तज्जियाकार पाकिस्तान में भी बैठे बहुत कुछ आपको कह रहे थे, लेकिन आपने नहीं मानी। बिल्कुल ऐसे ही होगा जैसे हमारे भी बड़े तज्जियाकार हैं, जैसे कि चौई साहब या फिर एक शख्स है, एक पता नहीं क्या कहना चाहिए उन्हें, एक है जो सब्र और शुक्र करके अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। अगर वो कोई तज्जिया दे दें तो क्या उसे पाकिस्तानी हुकूमत का मौक़िफ़ मानकर या जानकर दूसरे मुल्क प्रोपेगेट करें तो हम उसे मान लेंगे कि वो पाकिस्तानी हुकूमत का मौक़िफ़ है? नहीं ना, बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसी ही बात है कि फॉक्स न्यूज़ से एसोसिएटेड एक एनालिस्ट है, उन्होंने अपने तज्जिया दिया, वो अपना तज्जिया देने में आज़ाद है। उसे अमरीकी रियासत के मौक़िफ़ के तौर पर पेश करना और उसको सबूत के तौर पर प्रोपेगेट करना गलत बयानी है। वो सबूत नहीं है, वो किसी का ओपिनियन है, और अगर सिर्फ ओपिनियन चाहिए तो ऐसे सैकड़ों और ओपिनियंस भरे पड़े हैं, ओपेड्स लिखे चले जा रहे हैं, मतलब अखबारों में बहुत कुछ लिखा हुआ है, लेकिन ये ओपिनियन होते हैं, ये पॉलिसी मेकिंग कोई ट्वीट्स नहीं होती, ये कोई ऑफिशियल ओहदेदार नहीं है। मतलब खान साहब ये शहबाज गिल के लेवल का ट्वीट था, ट्रस्ट अस, लेकिन सबसे जो आप कर रहे हैं एक्चुअली इस पे मजीद क्या बात करनी। ट्रेजिक बात ये है कि खान साहब के एडवाइजर्स भी यही कर रहे हैं, उनको कोई बता भी नहीं रहा कि ये जिसका आप बड़े शाना अंदाज से कह रहे हैं कि ये लो प्रूफ आ गया, दिस कैन नॉट बी काउंटेड एज प्रूफ, क्योंकि वो जिसका प्रूफ है वो उसका खुद कोई खास और एक बात बताएं कि फॉक्स न्यूज़ पे नशर होने वाली किसी भी चीज़ को फखरिया अंदाज पे अपने माथे पे सजाना ना, ये वैसे एक नॉर्मल हालात में शर्मिंदगी का बाइस होती है चीज़। ओह वेल, चले एनीवे, हमारा तो हम चाहते थे कि आपको दोनों साइड्स ऑफ द स्टोरी। और उन्होंने बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को मुखातिब करते हुए एक सवाल भी पूछा है कि क्या आपको ऐसे उसका लफ्जी मतलब जो भी हो उसका हम ओवरऑल हम उससे ये अखज़ किया है, मजमुआ ये क्या होता है वो, बस उसका मतलब ये कि आपको सुकून मिल गया हमारे खिलाफ ये करके। हाँ, बेसिकली यही है। आप उनकी ट्वीट्स वगैरह पढ़ सकते हैं। अब मजीद इसमें क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ बताना चाहते थे जिसकी ट्वीट वो कर रहे हैं आगे, जिसका वो सहारा ले रहे हैं बताने के लिए, उसकी कोई स्टैंडिंग नहीं है। रेबेका ग्रांट इज जस्ट अ तज्जियाकार, नथिंग मोर देन दैट। चलो जी, ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक। वेलकम बैक जी, क्या हाल चाल। अच्छा जी, आज क्रिकेट के रिकॉर्ड साज बल्लेबाज ब्रायन चार्ल्स लारा की 83वीं सालगिरह है और हम उनको याद तो करेंगे ही, उनके क्रेडिट पर बहुत सी यादगार इनिंग्स हैं, उसकी भी ज़रा झलक आपको दिखाएंगे और हैप्पी बर्थडे भी कहेंगे। 53rd बर्थडे है उनकी बाय द वे आज। 53वीं, यस सॉरी, तो 53rd बर्थडे है। और हाँ, वैसे 83 क्यों आया था मेरे ज़हन में? वही मैं सोचूं कि क्योंकि यू नो मैं 30 के बाद जरा उर्दू गिनती में ताहाल अटक जाता हूँ। अभी आप देख रही हैं वैसे ये इनकी कौन कौन से जनाब टेस्ट करियर का आगाज़ इन्होंने किया पाकिस्तान के खिलाफ 1990 में लाहौर के कज़ाफ़ी स्टेडियम से, और दिलचस्प बात ये भी है कि इन्होंने आखिरी टेस्ट भी एक्चुअली पाकिस्तान के खिलाफ ही 2006 में कराची में खेला था, और लारा ने एक रोज़ा बैनुल-अक़वामी क्रिकेट में डेब्यू भी कराची के स्टेडियम में पाकिस्तान के खिलाफ खेल कर किया था। तो पाकिस्तान के साथ इनकी बहुत सारी यादें एसोसिएटेड। अच्छा, जितनी इनकी अचीवमेंट्स हैं 53 इज आल्सो लेस। हाँ, मतलब ही इज क्वाइट यंग वैसे, वेरी यंग टू, एंड यू नो हमारे भी बिल्कुल ही बचपन की बात थी ब्रायन लारा का फिनोमेना एंड एवरीथिंग। आई एम लाइक ही इज वेरी यंग, देन ही मस्ट हैव स्टार्टेड प्लेइंग वेरी यंग। अच्छा जी, लेट्स टॉक अबाउट पंजाब पॉलिटिक्स। और आपको बताएं कि पंजाब में नए वजीर आला हमजा शहबाज जो हैं और गवर्नर पंजाब के दरमियान खुली जंग जारी चल रही है, बिल्कुल कोई रुकने का कोई सीन ही नहीं है उनका। और लाहौर
हाई कोर्ट के हुक्म के बावजूद गवर्नर उमर चीमा ने पहले हमजा शहबाज से हलफ लेने से इनकार किया और अब वो पंजाब की नई काबीना से हलफ लेने से भी इनकारी हैं। कहते हैं मेरे होते हुए आइन और कानून की धज्जियां नहीं उड़ाई जा सकती। वज़ीर आला का गैर आईनी हलफ लिया गया जिसमें कि स्पीकर असेंबली भी इन्वॉल्व हो गए। जो कैरेक्टर्स हैं, कल इसके खिलाफ जो भी लीगली मुझे प्रोसीड करना है, मेरी लीगल टीम उस पर कर रही है, डेलिब्रेट कर रही है। जो होगा डेफिनेटली छोड़ूंगा मैं किसी को भी नहीं। पंजाब पुलिस और पंजाब ब्यूरोक्रेसी को गुंडा फोर्स के तौर पे इस्तेमाल करके अदलिया को अपना जो है धोखे में रख के फैसले ले, पार्लियामेंट के अंदर जो है हर चीज़ को बुलडोज करे, आइन और कानून को, और हम यहाँ बैठ के तमाशा देखते रहे। ये नहीं हो सकता, एटलीस्ट मेरे होते हुए नहीं होगा। अच्छा जी, इस वक्त पंजाब में जो सूरत हाल है, चंद दिन पहले तक वफाक में भी कुछ यही कुछ हो रहा था। सदर आरिफ अलवी ने भी वहाँ कसम उठाई थी कि वो किसी किस्म की मुआवनत नहीं करेंगे, लेकिन फिर हमने देखा कि कुछ लोगों से उन्होंने हलफ ले लिया और कुछ बर्फ पिघली भी। लेकिन गवर्नर पंजाब के मूड को देख कर लग नहीं रहा कि वो बिल्कुल भी पीछे हटने वाले हैं। खैर, वो उनके पता नहीं कितने दिन रह गए उनके, क्योंकि दोबारा से असम्बली मूव कर दी है ना उनको हटाने की। और इससे पहले भी अदालत के वो 3 अहकामात बरमला उनकी खिलाफ वर्जी कर चुके हैं। अदालतों के दरवाजे क्यों खुले? एक सियासी कारकुन के नाते मैं समझता हूँ कि उस दिन अगर अदालत उज़्मा के दरवाजे न खुलते तो शायद पाकिस्तान आज बनाना रिपब्लिक बन गया होता और पूरी दुनिया हमारा तमाशा देख रही होती। यही बीमारी फिर पंजाब में आई, 1 महीना डेरा डाला। ये बीमारी कोरोना से ज़्यादा ख़तरनाक थी, अना की बीमारी थी जो सदर मोहतरम को भी लाहक हुई और यहाँ पर जो गवर्नर चीमा साहब हैं उनको लाहक हुई और उन्होंने 1 नहीं 2 नहीं 3 हाई कोर्ट के फैसले नज़रअंदाज किए। अच्छा जी, बहुत बड़े चैलेंजेस हैं वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज के सामने। एक तो गवर्नर हैं और उस ऊपर से स्पीकर भी हैं जो इनके स्टॉन्च मुखालिफ हैं, इसलिए काफ़ी चैलेंजिंग हो रहा है इनके लिए ट्रांसपोस्टिंग करना, बहुत ही ज़्यादा है। अच्छा जी, इसी पे हम बात भी कर लेते हैं। नसीम कुरैशी साहब सीनियर सहाफ़ी हमारे साथ हैं। नसीम कुरैशी साहब, सबसे पहले तो हम आपसे यही पूछना चाहेंगे कि अब 2 दिनों में हमजा शहबाज जब से वो चीफ मिनिस्टर बने हैं वो कुछ कर पाए हैं? अभी तक कोई काम कर पाए हैं? क्योंकि हम जब भी बात करते हैं तो हमें यही लगता है कि उनकी तो अभी ये सारी गवर्नर और स्पीकर और इन चीज़ों में ही वो बिजी हैं, तो कुछ काम हुआ नहीं। बिस्मिल्लाह, शुक्रिया मुझे मौका देने का आप लोगों का। ये जो आप गवर्नर साहब ने तो अब तो उनके पास इख्तियार कोई नहीं रहा, लेकिन आपको मैं एक बताता जाऊँ कि जिस दिन ये नौमुंतखब इनका इंतखाब हुआ था हमजा शहबाज का, ये उस दिन से ही एक्टिव हो गए थे और बहुत सारे इनके अहकामात चलने शुरू हो गए थे। ये बहुत सारे लोगों को शायद मालूम नहीं है, इनकी पोस्टिंग ट्रांसफ़र इनके मर्जी से होनी शुरू हो गई थी। अब मतलब वज़ीर आला पंजाब हैं उस्मान बुज़दार और उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो है, उनका कहना नहीं मालूम, जो उनका प्रिंसिपल सेक्रेटरी उसको तब्दील कर दिया गया और उनकी जगह पर लगा दिए गए नबील अवान साहब। वो बड़े काबिल ब्यूरोक्रेट हैं जो इससे पहले भी नवाज गवर्नमेंट में भी रहे हैं और फिर इस शहबाज क्या कहते हैं बुज़दार गवर्नमेंट में भी सेक्रेटरी हेल्थ रहे हैं। इस वक्त जितने भी अहकाम चल रहे हैं वो हमजा शहबाज के चल रहे हैं, बल्कि इनका हलफ उठाने से पहले से हो रहे थे। आपको मैं थोड़ा सा याद करा दूं, जिस दिन हलफ था, हलफ वाले दिन, हलफ से एक रोज पहले डीसी लाहौर ने एक लेटर लिखा होम डिपार्टमेंट को कि हालात बड़े सख्त खिलाफ हैं, आप रेंजर्स ज़रूरी है और दफ़ा 144 144 वो लगा दें इसके पंजाब असम्बली के राउंड में सारी तरफ। तो उस वक्त जो डॉक्टर जफर नसूरुल्लाह थे एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, उन्होंने इस बात से इनकार कर दिया कि ये यहाँ पे नहीं लगेगी, दफ़ा 144 ज़रूरत नहीं है, ये इलेक्शन है, इसको इलेक्शन होने दिया जाए। उस वक्त तक जो इंतज़ामिया थी वो चौधरी परवेज़ लाई के उनके ज़ेर असर थी, उनके कहने पर चल रही थी। लेकिन शाम को ऐसा कुछ हुआ कि उसके बाद पुलिस आई और पुलिस अंदर एंटर हुई। वो उसमें वज़ीर आला भी बड़ी कोशिश करते रहे और
ये भी कोशिश करते रहे जो स्पीकर पंजाब असेंबली जो उम्मीदवार थे कि वो पुलिस ना आए, लेकिन वो आई और उन्होंने इलेक्शन करवाया और वो आपके सामने हो गया। उस दिन से फर्स्ट डे से माल्टन में पूरा उनका जो उनकी रहाइश गाह है वज़ीर आला की, वज़ीर आला डिक्लेयर हो चुका हुआ है, वहाँ पे गार्ड लग चुकी है, वहाँ सिक्योरिटी लग चुकी है, वहाँ बैरियर लग चुके हैं, वो सारे उस तरीके से चल रहा है। और बाकी जो रही वो ट्रांसफ़र पोस्टिंग की बात, वो सारी ट्रांसफ़र पोस्टिंग की लिस्टें बन चुकी हुई हैं। अब आप पंजाब के चीफ सेक्रेटरी और आईजी का अभी फैसला इस वजह से नहीं हो सका क्योंकि अभी जो इनका इलेक्शन, गवर्नर साहब तो नसीम साहब चले ही जाएंगे, लेकिन ये स्पीकर साहब पता नहीं कब तक इजलास मुलतवी करते चले जाएंगे। हाँ, गवर्नर का देखें, बिल्कुल गवर्नर साहब के तो अब मेरा ख्याल आज के बाद सिर्फ 8 या 9 दिन रह गए उनके जाने के, उनके 9 डेज रह गए उनके जाने के। उनके जाने के बाद वो ऑटोमेटिक ही क्योंकि वज़ीर आज़म ने उसको प्रेसिडेंट को इनके लिए लिख दिया था कि इनको फारिग किया जाए। दोबारा भी लिख दिया, अब तो 10 दिन शुरू हो चुके हैं। कल वापस जी क्या फरमा रहे हैं आप? जी मैंने कहा वो दोबारा भी लिख दिया, तो अब तो वो लास्ट 10 डेज शुरू हो चुके हैं। दोबारा लिख दिया आज, गालिबन आज के बाद मेरा ख्याल है 9 दिन रह गए हैं। 9 दिन के बाद ये खुद ब खुद ये अपने ओहदे से फारिग हो जाएंगे और नए गवर्नर साहब आ जाएंगे। और फिर उसके बाद जब नए गवर्नर साहब आ जाएंगे और क्या कहते हैं हाउस के लिए ये जो परवेज लाई साहब हैं, परवेज लाई साहब के बाद उनको भी मुअत्तल उनके खिलाफ तरीके अदम एतमाद आ चुकी हुई, तो फिर वो गैर फाल हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया आपका। नसीम कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद थे। और चैलेंजेस तो हैं हमजा शहबाज के लिए, लेकिन साथ ही साथ वो एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रंट पे भी अपने अबू को फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं। ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक भाई। ईद की छुट्टियों का तो हो चुका है आगाज, और हमें देख के आपको नहीं लग रहा होगा क्योंकि हम तो हमेशा ही इधर होते हैं। और इंशाल्लाह कल सुबह भी बाय द वे याद करा दें आपको कि 9 बजे हम आपके साथ मौजूद होंगे। बस हमने नमाज पढ़नी है, उसके बाद हमने थोड़ा बहुत नाश्ता करना है जितना भी किया जाएगा, क्योंकि अभी आदत नहीं है ना, और हमने आ जाना है आपके साथ ईद मनाने के लिए। खैर जनाब, साथ लोगों के और भी बड़े प्लान है, और बहुत से लोग तो शिमाली इलाकों और पहाड़ों का और सयाहती मकामात का रुख करने लगे हैं। भाई इसमें ये है कि आपको केयरफुल होना है, क्योंकि जब वहाँ बहुत जैम पैक्ड सिचुएशन हो जाती है ना, गाड़ियाँ भर जाती हैं और इतनी कैपेसिटी होती नहीं है हमारी नॉर्दर्न एरियाज़ के, और टूरिस्ट ज़्यादा पहुँच जाते हैं, तो कोई ना कोई डाउनफॉल, कोई ट्रेजेडी, कोई एक्सीडेंट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए प्लीज़ बी केयरफुल। और जब आपको पता है कि किसी जगह पे बहुत रश है, तो मतलब वहाँ जाके देखने की ज़रूरत नहीं है, कुछ दिन वेट कर लें और बाद में चले जाएं। यू नो व्हाट हैपेंड अर्लियर दिस ईयर, तो लिहाजा ये वार्निंग देना बहुत ज़रूरी है। आपको पता है ना, 22 अप्रैल की जान चली गई थी। 7 जनवरी को जो बर्फ़ देखने के लिए बेचारी फैमिलीज पहुँची हुई थी, उसके बाद से काफ़ी मसला भी हुआ। अगरचे अब गर्मी का मौसम है, और मेट ऑफिस ने बताया है कि जनाब जो गर्मी भुगतनी थी भुगत ली, अब थोड़ा मौसम बेहतर होने वाला है। तो अगर आप ना भी जाएंगे पहाड़ी इलाकों में, तो आपके अपने शहर में भी सूरत हाल बेहतर मिलेगी। और कुछ फोरकास्ट बारिशों की भी है, तो लिहाजा ना जाएं, मतलब पहाड़ी इलाकों में तो ना जाएं। लैंडस्लाइड्स वगैरह बहुत चीज़ें होने का भी एक ख़तरा होता है। सो ये सारी सूरत हाल है, इसलिए इंतज़ामिया को जो है ना वो ज़रा चौकन्ना रहना चाहिए। और जो कमिश्नर हैं नूरुल अमीन मेंगल साहब, दोस्त भी हैं हमारे, तो वो ज़रा प्रिपेयर कर लें चीज़ों को, क्योंकि मरी में आने वाले हैं सर लोग। अच्छा जी, अभी हम क्या करें, अभी हम सयाहों की आमद की बात कर ही रहे हैं, तो हम ज़रा सवात की तैयारी पूछ लेते हैं। महबूब अली जो है वो हमें बताएंगे, जॉइनिंग अस फ्रॉम सवात ऑल द वे, कि भाई क्या सूरत हाल है वहाँ, कैसे। अच्छा जी, हमारा पहले हम कुछ सवात के कुछ देख भी लेना, कि मुझे क्योंकि चूंकि हम जा नहीं सकते, हम तो इधर ही बैठे होते हैं। When was the last time you went to Sawat? It was very My best vacation in my entire life was when I went to Sawat. पता है सवात उस ज़माने में तो जरा कम आलूदा भी था, रश भी कम होता था, काफी चीजें तब्दील थी। कौन से ज़माने की बात कर रही हूं? मैं भी अपने बचपन में ही आखिरी दफा सवात किया था। Like I was hardly like 7 years old maximum. So उसके बाद नहीं कभी इत्तेफाक। अच्छा, महबूब अली is with us from Sawat. Over to you, महबूब अली।
जी बिल्कुल, हुमा और अब्दुल्ला, वादी स्वात न सिर्फ सर्दी के मौसम में बल्कि गर्मी के मौसम में भी सयाहों की पसंदीदा डेस्टिनेशन है। ख़ासतौर पर जब ईद उल अज़हा और ईद उल फ़ितर का मौका आता है तो मुल्क भर से बड़ी तादाद में सयाह जो है वो इस हसीन वादी का रुख करते हैं। वो तमाम सयाह जो कि वादी स्वात पहुँचना चाहते हैं तो वो वाया मोटरवे, उसके बाद स्वात एक्सप्रेसवे के ज़रिए स्वात के सबसे बड़े शहर मिगौरा पहुँचते हैं और उसके बाद स्वात की जो हसीन मकामात है जिसमें वादी कलाम, म्यादम और मनम जब्बा के इलाके शामिल है, फिर वहाँ तक ये सयाह जो है वो पहुँचते हैं। मनम जब्बा में सयाहों के लिए जिप लाइन, इसके अलावा चेयर लिफ्ट और दीगर सहूलियात जो है वो मौजूद है। इस तरीके से अगर सयाह वादी कलाम जाना चाहते हैं तो रास्ते में मदियन, बहरीन के इलाके आते हैं और इस तरीके से सयाह वादी कलाम तक पहुँचते हैं। इसके बाद सयाह जो है वो मोहरन झील तक भी जा सकते हैं। सूरत हाल ये है कि अगर हम सिर्फ वादी कलाम की बात करें तो सिर्फ वादी कलाम में सयाहों की सहूलियत के लिए 400 से ज़्यादा होटल जो है वो मौजूद है। अगर खुदा न ख्वास्ता सयाहों की तादाद बहुत ज़्यादा हो गई तो एक दफ़ा पर इंतज़ामिया के लिए, लुकन इंतज़ामिया के लिए शदीद मुश्किलात होंगी। तो ये सारी आप किसी भी मौसम में चले जाएं अच्छा ही होता है, लेकिन जैसे अभी हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट के पीछे नजर आता है, दैट्स टू धूप फॉर मी। अच्छा, पता है क्या, हम आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश करेंगे, ये हमारे जो इलाके हैं ना ये बड़े खूबसूरत हैं। जब सयाह जाते हैं तो वहाँ पे ज़रा कचरा, पैम्पर, वो डायपर, रैपर, खान पानी की खाली बोतलें, खुदा का वास्ता है यार, आप इन टूरिस्ट स्पॉटों को, यहाँ लोग रहते हैं, मतलब गंद मचाना है तो अपने घर में ही मचाएं, इन जगहों पे जाके आप एक शॉपिंग बैग लेके जाएंगे और अपना सारा कचरा इन जगहों से अपने साथ वापस लेके आएंगे और फिर से डिस्पोज ऑफ करेंगे, जगह जगह नहीं फेंकेंगे प्लीज। ईद है, इतना तो हम आपसे कह ही सकते हैं और आप हमारी बात मान ही लेंगे, आई एम श्योर। मतलब हर दिन थे हम आपके साथ, आप लोगों को हमने बड़ा एंटरटेन्ड भी रखा है। और अच्छा जी, तो एक और सबसे अहम बात, एक बर्थडे करनी है ना? नहीं, बर्थडे तो हम करेंगे, यासिर शाह को हैप्पी बर्थडे कह लें, वो हो गया, लेकिन उससे भी अहम बात यह है कि अपनी ईदों को, अपनी फैमिली गैदरिंग्स को सियासी गुफ्तगू से पाक रखिएगा। आपको हम अभी ये तंबीह कह लें, मशवरा कह लें, एडवाइस समझ लें इसे, या वार्निंग कह लें, क्योंकि आपको पता है कि वो माहौल है कि गर्मा गर्मी अगर खुदा न खास्ता थोड़ी सी भी शुरू हो गई तो आपकी नाराज़ियाँ हो सकती हैं, आपके दोस्त आपसे दूर जा सकते हैं, आपके रिश्तेदार आपसे दूर जा सकते हैं। और एक और बात, ये जो रीजंस हैं, ये पॉलिटिकल बहस जो स्टार्ट हो जाती है, क्या ये जायज़ रीज़न है कि आप अपने रिश्तेदारों और घर वालों और अपने फ्रेंड से आप कुटी कर लें या लड़ाइयाँ कर लें? प्लीज ना करें पीपल, ऑल ऑफ देम आर नॉट, गले मिलकर सिर्फ एक दूसरे को ईद मुबारक कहें, दुआ दें और कुछ ना कहें। ईद मुबारक।